हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी डेली करंट अफेयर्स और पीआईबी की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आरबीआई ग्रेड बी के स्टूडेंट्स के लिए एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, किसी की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए बेस्ट सोर्स है बिगनर टू बैंकर कोर्स। इसमें आपको बेसिक टू एडवांस्ड वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी कॉन्सेप्ट्स की, आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है, आशुतोष सर की सिलेबस आपका कवर होगा, स्टडी नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, डाउट क्लियरेंस सपोर्ट भी आपको ईमेल के थ्रू मिलता है। कोर्स को लेने का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मतलब एक कोर्स में तीनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो रही है। आप बताओ कहाँ मिलता है आपको ऐसा। और प्राइस सुनोगे ना तो और भी ज़्यादा अच्छा है। स्टैंडर्ड और प्रो दो वर्जन्स में अवेलेबल है। स्टैंडर्ड सब कुछ आपका ऑनलाइन रहेगा। देखो अब एआई का ज़माना है, सब ऑनलाइन ही चाहिए होता है। सिर्फ 4899 रुपीज़ का है, 3 एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपका प्रो वर्जन है। प्रो वर्जन आपका ऑनलाइन तो जो है वो सब रहेगा ही, प्लस आपको आपकी आरबीआई ग्रेड बी की फ़ेज़ 2 की बुक्स होम डिलीवर्ड होती हैं। उसका प्राइस आपका 8499 रुपीज़ है। जल्दी जाइए अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोर्स ज्वाइन कीजिए, अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। चलिए आपकी क्लास शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ है, वर्ल्ड बैंक रिलीज इट्स लेटेस्ट इंडिया डेवलपमेंट अपडेट। तो देखिए वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, जो भी आपकी मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो, उसके साथ साथ इंडिया में भी आरबीआई, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, एनएसओ प्रोजेक्शंस देती हैं। देखो एक तो एस्टिमेशंस आएगी, जो ईयर चल रहा है उसका बताएंगे, जब तक एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं हो जाती ना, एस्टिमेशंस आती हैं कि इतना आपका ग्रोथ रेट रहेगा जीडीपी का। देन जो होता है आपका नेक्स्ट ईयर का भी देते हैं कि नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्टेड इतना है। तो ये सारा डेटा कहीं ना कहीं आपकी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग देते हैं। तो आपको एग्जाम से पहले ऑलमोस्ट पता होना चाहिए मेजर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या प्रोजेक्शंस या एस्टिमेशंस दी हैं। चलिए वर्ल्ड बैंक का देख लेते हैं। तो ये ना अपडेट भी करते रहते हैं, जैसे ही कुछ अगर इंटरनेशनल लेवल पे चेंजेस होता है, नेशनल लेवल पे चेंजेस होते हैं, तो उस हिसाब से ये अपडेट भी करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26 है ना, जो चल रहा है करंटली, मतलब ख़त्म हुआ है अभी मार्च में, उसका जो एस्टिमेशन है ग्रोथ प्रोजेक्शन का वो है 7.6%। और उसके साथ साथ जो नेक्स्ट ईयर जो अब चल रहा है, मतलब हम लोग एंटर कर चुके हैं, अप्रैल 26 आपका स्टार्ट हो चुका है, तो फाइनेंशियल ईयर 26-27 जो आपका मार्च 27 तक ख़त्म होगा, उसका उन्होंने प्रोजेक्शन दिया है कि इस साल हम लोग 6.6% से ग्रो करेंगे। अक्टूबर में इन्होंने इसको 6.3 रखा था, लेकिन अब इन्होंने बढ़ा दिया है, 6.6 कर दिया है, तो नोट्स में अपडेट कर लेना। देन 27-28, तो एक साल और आगे का भी उन्होंने प्रोजेक्शन हमें दे दिया है, 6.9% उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा है हम रिकवरी करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो उससे पिछले साल 6.6 दिया है, फिर 6.9, यानी कि हम और ज़्यादा रेट से ग्रो करेंगे। तो जब रेट बेटर होता है ना, उससे रिकवरी बोलते हैं। और जैसे 7.6 से 6.6 जा रहा है, तो यानी कि हम लोग नीचे जाएंगे। ये ग्रोथ रेट आपका जो ग्रोइंग, देखो ग्रोथ तो हो रही है लेकिन उसका रेट कम हो रहा है। चलिए चैलेंजेस और रिस्क क्या फ्लैग किए हैं वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के लिए। देखो साउथ एशिया में तो इंडिया को सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ही इकोनॉमी आपकी रहेगी एज़ पर वर्ल्ड बैंक, पर फिर भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं जो उन्होंने फ्लैग किए हैं। सबसे पहले एनर्जी प्राइजेस, वो तो देखो वेस्ट एशिया की वजह से ये इशू पे तो हम इतना बात कर चुके हैं। इंटरनेशनल ऑयल और गैस के प्राइजेस ऊपर जाएंगे, है ना, और उससे क्या होता है, हमारा इम्पोर्ट बिल महंगा होगा, उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, है ना। और इन्फ्लेशन भी जो प्रोजेक्ट की है वर्ल्ड बैंक ने, वो हमारी की है 4.9% फॉर फाइनेंशियल ईयर 27। देन सप्लाई चेन में भी डिस्ट्रप्शंस, क्योंकि देखो क्या है कि आपकी इनपुट कॉस्ट महंगी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि फ्यूल महंगा हो रहा है। देन आपके देखो जो वॉर्स हो रहा है, यूक्रेन रशिया का हो गया, किसी का भी होता है, तो क्या होता है वो जो सप्लाई चेन है ना, जो भी इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स होती हैं, आपके जो रूट्स होते हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हो रहा है, तो उस वजह से भी क्या होता है, आपके महंगा हो जाता है, शिप्स का चलना महंगा हो जाएगा, आपकी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है। देन फिजिकल प्रेशर, सो डेफिसिट देखो जो इंडिया का है ना वो कम हो रहा है। तो डेफिसिट आपको पता होना चाहिए, फिजिकल डेफिसिट हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। देखो डेफिसिट चाहे हम कब कर रहे हैं, पर अभी भी जो पब्लिक डेट यानी जो सरकार ने लोन्स ले रखे हैं वो अभी भी ज़्यादा है। सो 7.6% ऑफ जीडीपी रहेंगे, उनका एस्टिमेटेड है, प्रोजेक्टेड है। FY27 में हमारा इतना आय होगा लोन्स एज रिगार्ड्स टू योर जीडीपी, 7.6% होगा। देन इसके साथ साथ देखो आरबीआई की भी आपको याद होगा रिपोर्ट अभी आई है एमपीसी की, है ना। तो वर्ल्ड बैंक ने आपका 6.6% दिया है, ये कंजर्वेटिव है, क्योंकि आरबीआई का जो प्रोजेक्शन है वो 6.9% है। तो कल की न्यूज़ में ही हमने डिस्कस किया था। तो वर्ल्ड बैंक कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव लेकर चल रहा है एज रिगार्ड्स टू आरबीआई।
चलो नेक्स्ट है, नीति आयोग रिलीज द सेकेंड एडिशन ऑफ द लैंडमार्क रिपोर्ट टाइटल्ड फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स विमेन एंड इंडियाज इवॉल्विंग क्रेडिट मार्केट। तो बेसिकली इस रिपोर्ट में ये है कि औरतों का कितना रोल है, जो क्रेडिट्स उनको मिल रहे हैं, वो MSMEs जो हैं उनमें कितना उनका रोल है, वो कितना उठ रही हैं ऊपर। ठीक है, ये जो आपकी रिपोर्ट है ना, ये विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, ट्रांस यूनियन सिविल और माइक्रोसेफ कंसल्टिंग ने मिलकर बनाई है और लॉन्च इसको फिर किया नीति आयोग ने। चलो सबसे पहले इसके स्टैटिस्टिक्स मेन देख लेते हैं। तो ये जो है ना रिपोर्ट, ये ना आपका कंपैरिजन है कि 2017 से 2025 के बीच में क्या क्या चेंजेस आए हैं, कि विमेन कितना क्रेडिट मार्केट में एंटर हुई हैं। सो इसमें जो विमेन का पूरा क्रेडिट पोर्टफोलियो है ना, एज ऑन डेट अगर हम बात करें तो 76 लाख करोड़ रुपीस सारी क्रेडिट, हर जगह का क्रेडिट मिला के औरतों ने ले रखा है। एंड ये क्या है, यानी कि इंडिया की टोटल क्रेडिट सिस्टम का 26% है। सो ग्रोथ तो ऑब्वियसली देखो अब 2017 से आई है, सो 4.8 टाइम्स एक्सपैंड किया है। तो तब ये आपका 16 लाख करोड़ था सिर्फ, और अब 76 है। मतलब देखो फ़र्क देखो, 16 से 76 आ गया। इसके साथ साथ अगर हम क्रेडिट पेनिट्रेशन की बात करेंगे कितना ज़्यादा बड़ा है, सो 2017 में सिर्फ 19% तक अवेलेबल था, मतलब इतनी विमेन दे न्यू दे वर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सिस्टम। अब ये 36% है। तो ये आपका जो ले रही हैं लोन, क्रेडिट सिस्टम के बारे में जानती हैं, उसके बेनिफिट्स उठा रही हैं। देन एक्टिव बोरोवर्स, इस टाइम विमेन बोरोवर्स 16 करोड़ हैं इंडिया में। चलिए अब हम बात करते हैं कि एक्सेस से प्रोग्रेशन। सो जो रिपोर्ट है उसमें ये भी बात की गई है कि सबसे पहले देखो, एक्सेस तो चलो देना शुरू कर दिया है, इसको हमें अब और बढ़ाना कैसे है और कैसे हो रहा है अक्रॉस योर डिफरेंट क्रेडिट सेगमेंट्स। सो विमेन दे आर नाउ मूविंग बियॉन्ड एंट्री लेवल माइक्रो फाइनेंस। पहले क्या होता था, वो छोटा छोटा लेती थी, हमें अपनी दुकान खोलनी है, ठीक है, किसी को अपना पार्लर खोलना है, किसी को ऐसे खोलना है। अब वो रिटेल और बिजनेस पर्पस लेंडिंग में भी जा रही हैं कि नहीं, हमें अब अपने स्टार्टअप्स भी खड़े करने हैं। ठीक है, सो विमेन बिजनेस का जो है क्रेडिट में शेयर बढ़ा है, 31% कंपाउंड आपके ग्रोथ रेट से वो इंक्रीज़ हुआ है बिटवीन 22 एंड 25। जबकि कमर्शियल क्रेडिट ग्रोथ 17% है, उसमें औरतों का अगर हम क्रेडिट ग्रोथ देखें फॉर कमर्शियल पर्पसेस वो 31% है। तो औरतें देखो, हमें पता है ये विद टाइम आगे आ रही हैं। एंड इसके साथ साथ अगर मैं यंगर पॉपुलेशन की बात करूं तो 35 से नीचे वाली जो औरतें हैं ना, उनका ज़्यादा देखो योगदान रहा है क्रेडिट मार्केट में, ऑब्वियसली क्योंकि ज़्यादा उनको फाइनेंशियल नॉलेज है। एंड अगर हाउस लोन्स की भी बात करें ना, तो 1 in 3 यंग हाउसिंग लोन बोरोवर्स आपकी औरतें ही हैं। देन रिस्पॉन्सिबल भी ये ज़्यादा है, मतलब कि जो डिफ़ॉल्ट रेट है ना विमेन बोरोवर्स का, वो 0.7 टाइम्स लोअर है देन द मार्केट एवरेज, मतलब क्रेडिट वर्दीनेस उनकी अच्छी है। चलिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इसमें बहुत रोल है, आपका आधार, UPI, डिजी लॉकर, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, लोग अवेयर हो रहे हैं, है ना। अब इसमें क्या है, इसको बहुत बड़ा आपका माना गया है कि ग्रोथ इनेबलर है। रेड्यूस फ्रिक्शन, तो डिजिटाइजेशन हो चुकी है आपके लोन सर्विस में, अंडर राइटिंग में, इट हैज़ लोअर्ड एंट्री बैरियर्स। तो अब क्या है, पहले देखो कहीं ना बैरियर्स होते थे इन सब चीज़ों को लेके, अब जब वो कम हुए हैं, सब कुछ डिजिटाइज्ड है, बायसनेस ह्यूमन इंटरवेंशन की ख़त्म हुई है, तो उस वजह से भी हुआ है। देन इसके साथ साथ डिजिटल बिहेवियर्स जो हैं, दे आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एक्शनेबल डेटा ट्रेल्स अलाउंग बैंक्स टू लेंड टू विमेन हु वर प्रीवियसली कंसिडर्ड अनसर्व्ड। तो आपका क्या है कि देखो पूरा जो डेटा है पूरा फ्लो करता है, उसकी पूरी ट्रेल्स बनती है, उनका ना सब कुछ एक बिहेवियर आ रहा है कि हाँ इनका स्पेंडिंग कैसा है, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन है ना आपका, है ना। तो उससे क्या है, पता चलता है कि हाँ इस इंसान की प्रोफाइल कैसे है। पहले क्या था कि, और तो क्योंकि देखो ना उनके खाते होते थे ना कुछ होता था, उनकी कोई प्रोफाइल ही नहीं होती थी फाइनेंशियल, तो कहाँ से लोन दें। इसके साथ साथ रिकमेंडेशंस इस रिपोर्ट ने क्या दी हैं, देखो ये रिपोर्ट्स ना बहुत अच्छी रहती हैं, स्पेसिफिकली अगर RBI का एग्जाम दे रहे हो ना, ये रिपोर्ट को कोट करो अच्छे से, इसके नंबर्स याद करके दो, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, मतलब किसी ना किसी आंसर में तो डाल ही दो ये रिपोर्ट। देन देखो 29 करोड़ क्रेडिट एलिजिबल विमेन आज भी अनसर्व्ड हैं, तो ये गैप इस रिपोर्ट में बताया है। और इसको फिर आपको पूरा स्टडी करने के बाद नीति आयोग ने कुछ प्रपोज किए हैं अपने कि आपको क्या क्या करना चाहिए फाइनेंशियल सिस्टम को। सो जेंडर बायस ऑडिट्स होने चाहिए, कि अभी भी कहीं आपको लग रहा है कि जो क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल्स हैं बैंक्स में, क्या वो कुछ जेंडर बायसनेस तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देन जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उसको विमेन लाइफ स्टेजेस से भी लिंक करके डेवलप करो, जैसे कि उनकी एजुकेशन, मैरिज, एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि देखो उनका ना थोड़ा लाइफ साइकिल अलग चलता है, ठीक है। देन
यूथ फोकस्ड पाथवेज, क्योंकि ऑब्वियसली देखो जब विमेन अंडर 35 इतना ज़्यादा हर चीज़ में आगे आ रही हैं तो उनके लिए अलग से आप स्कीम्स लेकर आइए। चलिए नेक्स्ट है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब रिलीज पेपर लैंड इनइक्वालिटी इन इंडिया नेचर हिस्ट्री एंड मार्केट्स, और इसे ऑथर किए नितिन कुमार भारती, डेविड ब्लास्टली एंड समरीन मलिक ने। इसमें आपके हाइलाइट्स क्या हैं वो देख लेते हैं। तो ये ना बेसिकली रूरल पॉपुलेशन में देखा गया है कि जो लैंड ओनरशिप है ना बहुत ज़्यादा आपकी फ्रेगमेंटेड है, मतलब कि कम लोगों में, वो कहते हैं ना कि अमीरों के पास ज़्यादा ही है कंसंट्रेशन आपकी लैंड की और गरीबों के पास बहुत कम है, जबकि पॉपुलेशन के कंपैरिजन में वो ज़्यादा है। तो रिपोर्ट की क्या हाईलाइट है कि जो टॉप 5% है ना, ठीक है, किसी भी रूरल पॉपुलेशन के, अगर हम एक विलेज की यूनिट भी उठाते हैं, विलेज लेवल पर ही इन्होंने ये किया है। टॉप 5% 32% आपका लैंड ओन करते हैं। मतलब देखो टॉप 10% जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं, टॉप 10% मतलब ये कमाई में हर उसमें बात चल रही है, ठीक है। टॉप 10% 44% होल्ड करते हैं इंडिया का टोटल लैंड एरिया, ठीक है। एंड टॉप 1% अलोन कंट्रोल 18% ऑफ ऑल रूरल लैंड। मतलब देखो ये कितना ज़्यादा वो है ना डेटा, इतना ज़्यादा इनइक्वालिटी है। देन 46% ऑफ रूरल हाउस होल्ड जो है ना, अब हमें नीचे की तरफ से अगर बात करें तो वो लैंडलेस हैं, मतलब कि आधे की मान लो 46% आधे के करीब ही हो गया रूरल पॉपुलेशन के पास तो लैंड की ओनरशिप ही नहीं है। वो क्या है, टेनेंट बन के या लेबरर्स बन के काम कर रहे हैं फील्ड्स में। देन विलेज लेवल अगर बात हम करें तो 3.8% ऑफ विलेजेस ऐसे हैं जिसमें एक ही लैंडलॉर्ड 50% का एग्रीकल्चर लैंड है एक ही बंदे के पास, देखो, ठीक है। एंड ऑन एवरेज अगर हम लोग सारा बात करें इंडिया की तो लार्जेस्ट लैंड होल्डर जो हैं किसी भी विलेज पे, ये एवरेज बात हो रही है, तो एक के पास, लार्जेस्ट के पास 12.4% लैंड तो उस विलेज की है ही है। तो बहुत देखोगे डेटा ऊपर नीचे है, बहुत ही ज़्यादा इनइक्वालिटी है। देन स्टेट वाइज डिस्पैरिटीज़ भी इस रिपोर्ट में बताई गई हैं। तो हाईएस्ट इनइक्वालिटी, तो देखो एक ना गिनी कॉफिशिएंट होता है, गिनी कॉफिशिएंट ना यही बताता है कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कितनी है, ठीक है। आपका इसमें जो केरला है उसमें सबसे ज़्यादा लैंड इनइक्वालिटी देखी गई है, गिनी कॉफिशिएंट 90 है। मतलब ये क्या होता है, ये कॉफिशिएंट जितना ज़्यादा होता है ना, मतलब उतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है, तो 90 के करीब है, इतना ज़्यादा वहाँ पे अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है, ठीक है। देन केरला के बाद बिहार, पंजाब, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। और पंजाब में लैंडलेसनेस सबसे ज़्यादा देखी गई है, 73% जो वहाँ के हैं आपके फार्मर्स, उनके पास कोई लैंड ही नहीं है। देन बिहार जो है वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन देखी गई है कि एक ही हाउस होल्ड के पास सबसे ज़्यादा लैंड है, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग आपके उसका डेटा है कि किस जगह पे क्या पाया जाता है। चलिए इस चीज़ों के हमने पढ़ तो लिया। 3 ड्राइवर्स भी उन्होंने दिए हैं कि जिन फैक्टर्स की वजह से इतना इनइक्वालिटी है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में। इट इज़ नेचर, हिस्ट्री एंड मार्केट्स। नेचर में आपके क्लाइमेट्स वगैरह आ जाते हैं, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर के लिए बेटर सॉइल, वाटर एक्सेस, ये सब चाहिए होता है, उसकी वजह से हायर लैंड इनइक्वालिटी आपकी उन्होंने कहा है कि है। और जहाँ पर मतलब सबसे ज़्यादा फेवरेबल है ना, वहाँ सबसे ज़्यादा इनइक्वालिटी, क्योंकि ऑब्वियसली देखो वहाँ उपज अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी अच्छी है, तो लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड अपने अंडर की। हिस्ट्री, कॉलोनियल, अब अगर आप लोगों ने ऐसे की क्लास अटेंड कर लिया है, हिस्टोरिकल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो आपको पता होगा कॉलोनियल रूल ने कितना क्या क्या किया है ना। तो ज़मींदारी सिस्टम की वजह से ब्रिटिश रूल के अंडर बहुत इनइक्वालिटी आपकी बढ़ी। देन मार्केट्स की अगर मैं बात करूँ तो जो भी आपकी विलेजेस, टाउन्स, हाईवेज, रेलवे स्टेशन के करीब है ना, उसमें भी देखा गया कि उससे इनइक्वालिटी कोई ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। एंड विलेजेस जो इंफ्रास्ट्रक्चर के उल्टा करीब हैं वहाँ पर हायर इनइक्वालिटी देखी जा रही है, क्योंकि जब मार्केट एक्सेस होगी तो क्या होगा, अब फिर से वही ज़्यादा जहाँ प्रॉफिट मिलने के चांसेस है वहाँ लोगों को होता है हम ज़्यादा लैंड खरीदें। चलिए नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया एंड इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर साइन लैंडमार्क MOU टू कॉम्बैट साइबर फ्रॉड एंड फाइनेंशियल क्राइम्स। तो इसमें बेसिकली ये लोग क्या करेंगे, MOU में इंटेलिजेंस एक दूसरे से शेयर करेंगे और उसके बाद रेड फ्लैग इंडिकेटर्स बनाएंगे, हाँ हाँ ये रेड फ्लैग है, अगर उन्हें लगता है कि ये कहीं पे भी ये गाइडलाइंस किसी भी अकाउंट में कहीं पे भी नहीं हो रही हैं, मैच कर रही हैं, तो उसको फ्लैग किया जाएगा, रेड फ्लैग। तो ये बैंक्स को गाइडलाइंस दी जाएंगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दी जाएगी। एंड इसके बाद फीडबैक भी होगा, तो नेशनल लेवल फीडबैक सिस्टम बनाया जाएगा, जिससे क्या वो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आपके लोग हो गए, जो सिटीजन्स हो गए, वो सब फीडबैक दे पाएंगे अगर उनको कुछ भी लगता है कि हाँ ये साइबर फ्रॉड रिलेटेड है, फाइनेंशियल क्राइम्स हो रहे हैं। देन MOU श्री अमित मोहन गोविल जो डायरेक्टर हैं FIU IND के, और श्री राजेश कुमार जो CEO हैं I4C के, ये आपका
इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसे I4C बोला जाता है, उन लोगों ने साइन किया है। चलिए पहले I4C के बारे में बात कर देते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत बनाया गया है, वही इसका सारा देखते हैं। और ये क्या है, ये ना लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए फ्रेमवर्क देता है कि आपको कैसे साइबर क्राइम से डील करना है, ठीक है। और नेशनल साइबर क्राइम जो रिपोर्टिंग पोर्टल है आपका, और जो 1930 हेल्पलाइन है 1930, और ये सिटीजन्स जो भी रिपोर्ट करते हैं साइबर फ्रॉड्स का, वो सब कुछ यही देखते हैं। देन सिटीजन्स फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम है, पूरा सिस्टम है जहाँ पे पूरा देखो एक उन्होंने डेटाबेस मेंटेन किया हुआ है, उसको भी यही हैंडल करते हैं। देन प्रतिबिंब मॉड्यूल, तो एक ये टूल बनाई है इन्होंने, ये रियल टाइम लोकेशंस आपकी ट्रैक करते हैं साइबर क्रिमिनल्स की, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ, और बाद में आपकी जो बाकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको अरेस्ट में, जिससे ये हेल्प कर सके। चलिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये ना नवंबर 2004 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये एक सेंट्रल नेशनल एजेंसी है जो सारा आपका जो डेटा रिसीव करेगी, प्रोसेस करेगी, एनालाइज करेगी रिलेटेड टू सस्पेक्टेड योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कि अगर उन्हें लगता है ये हो सकती है फाइनेंशियल क्राइम। सो ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये रिपोर्ट करती है आपके इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को, जिसे फाइनेंस मिनिस्टर हेड करते हैं। देन इनका मैंडेट क्या है, सबसे पहले तो ना ये रिपोर्ट्स लेती हैं, आपके जो बैंक्स होते हैं ना और आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उन्हें ना कुछ रिपोर्ट्स सबमिट करनी होती है, जैसे कि कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट CTRs, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स, आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स। तो ये रिपोर्ट्स होती हैं जो बैंक्स को मैंडेटरी, आपका अमाउंट स्पेसिफाइड होता है, 10 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन हुई, 50,000 कैश से ऊपर की हुई, तो आपको ना ये सारी इनको रिपोर्ट देनी होती है। एंड देन ये जो है इसे एनालाइज करते हैं, इन्हें देखते हैं कि अरे कहीं पैटर्न तो नहीं ड्रॉ हो रहा। कई लोग होते हैं वो ना 50,000 से कम का अमाउंट ना डिपॉजिट कराते हैं कैश में, कि जिससे ना हम आए ना सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस में, ठीक है। तो वो देखते हैं कि पैटर्न तो नहीं बन रहा है, और कहीं ये पैसा आपका मनी लॉन्डर का या फिर टेरर फाइनेंसिंग के लिए तो नहीं यूज़ हो रहा है। तो ये सब इसको, उनका सिस्टम है फिननेट 2.0, उससे देखते हैं। देन ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये एनालिसिस को आगे आपकी ED CBI इन सबसे शेयर करते हैं। देन ये जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, एगमॉन्ट ग्रुप है, ये ग्लोबल लेवल का एक ग्रुप है। तो जितने भी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स है ना हर कंट्री के, वो इस ग्रुप में है, एगमॉन्ट ग्रुप में, और हमारा FIU हमें रिप्रेजेंट उसमें करता है। चलिए नेक्स्ट है, इंडिया टू डिसकंटिन्यू न्यू क्लियरेंसेज अंडर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स प्रोडक्शन आफ्टर December 31, 2027। तो उन्होंने मना कर दिया, अब आपने ना ही कोई नई आप लगा सकते हो प्रोडक्शन फैसिलिटी, और ना ही आप क्या कहते हो एक्सपेंशन कर सकते हो जहाँ पे HFCs यूज़ होंगी। और ये क्यों किया है, किगाली अमेंडमेंट में जो कमिटमेंट्स हैं इंडिया की, उसको मीट करने के लिए। तो किगाली अमेंडमेंट ना आपकी लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, तो जिसने साइन किया उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। अक्टूबर 2016 में अडॉप्ट हुआ था, और ये उससे पहले ना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता था, उसको अमेंड करने के लिए बना था। अब क्यों अमेंड किया, देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ना ये कहा गया था कि जो भी ओजोन खराब करते हैं ना सब्सटेंसेस, जिससे हमारे ओजोन की परत में छेद हो रहा है, वो आपके CFCs थे बेसिकली, ठीक है। उसको कहा गया कि हमें ना बंद करना है। अब उन्होंने क्या किया, वो CFCs तो हटा दिए, नई चीज़ ले आए HFCs, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के। ये क्यों यूज़ होते हैं HFCs ना, बेसिकली एज कूलेंट यूज़ होते हैं आपके ना इंडस्ट्रीज़ वगैरह में। तो HFC से ओजोन लेयर तो नहीं डैमेज होती थी, पर पता क्या हुआ, ग्रीन हाउस गैसेज निकलने लगी, ठीक है। और ग्रीन हाउस गैसेज से क्या होता है हमें पता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। अब ये तो नहीं, हम लोगों ने दिक्कत खड़ी कर ली। अब उसके बाद क्या आया कि गाली अमेंडमेंट में कहा हम लोग HFC कंजम्पशन को भी फेज डाउन करेंगे बाय ओवर 80% बाय 2047। और इस गोल को क्या है, ये क्यों करेंगे, क्योंकि देखो ग्लोबल वार्मिंग कम करनी है, 0.5 डिग्री सेल्सियस से ग्लोबल वार्मिंग हमें कम करनी है बाय एंड ऑफ द सेंचुरी। तो इंडिया का पूरा स्केड्यूल क्या है देख लेते हैं जो उन्होंने कमिटमेंट की है। सो 24-26 तक में हमारा है, बेसलाइन ईयर्स हैं हमारे, कि हमें एवरेज प्रोडक्शन या कंजम्पशन इसकी पीरियड सेट करनी है लिमिट, ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड। और January 1, 2028 से हमें फ्रीज ईयर लगा देना है, तभी उन्होंने 31 वो लगाया है ना आपका 2027 की, उसके बाद हम नहीं देंगे क्योंकि वो फ्रीज ईयर है, उसके बाद कोई आपको नहीं प्रोडक्शन नहीं करनी है, बेसलाइन आपका सेट हो गया है। देन 2032 में फर्स्ट कट होगा, बेसलाइन जो बन चुका है आपका, जो 31 दिसंबर 2027 तक बेसलाइन था उसके 10% रिडक्शन करना है। 2037 यानी 37 तक आपको 20% रिडक्शन करना है बेसलाइन से, 42 तक 30% रिडक्शन करना है, और फाइनली 47 तक 85% बेसलाइन से रिड्यूस होना है। चलिए नेक्स्ट है मिशन मित्रा। तो ये मैपिंग ऑफ इंटर ऑपरेबल ट्रेड्स एंड रिस्पॉन्स असेसमेंट है।
ये जो मिशन है ना, ये आपका इसरो ने लॉन्च किया। बेसिकली इसमें ये क्या कर रहे हैं, ये ना स्टडी करेंगे कि इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को ना, गगनयान मिशन आपको पता होगा कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स को हम लोग बाहर भेजेंगे लो अर्थ ऑर्बिट में। सो इसमें क्या है कि उनकी स्टडी की जाएगी कि कैसे ह्यूमन बॉडी ना रिएक्ट करेगी टू एक्सट्रीम आइसोलेशन एंड स्ट्रेस ऑफ स्पेस फ्लाइट। तो ये ना लेह लद्दाख में कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की ना उनको लगता है कि थोड़ा ऐसी सिचुएशंस हैं। सो वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड है, कोल्ड बहुत है, एयर थिन होती है, तो ये थोड़ा स्पेस से रेजोनेट कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पर ये इसे कंडक्ट कर रहे हैं। तो 4 एस्ट्रोनॉट्स आपके भेजे जाएंगे, उन पे ये कंडक्ट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट है 1500 ईयर ओल्ड रिजर्वायर अनअर्थ ऑन एलिफेंटा आइलैंड। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक्सकेवेट किया है एट मोरा बंदर ऑन ईस्टर्न साइड ऑफ एलिफेंटा आइलैंड। और ये आपका क्या है, इसमें ना इनको टी शेप्ड एक 1500 साल पुराना रिजर्वायर मिला है। ऐसे उस पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सीढ़ियों से उतर के उसमें आप जाते हो। तो ये क्या है, और ना इसमें सबसे ज़रूरी बात याद रखना है, इनको ना 60 कॉपर कॉइन्स मिले हैं, ठीक है, साइड पे। और वो जो कॉपर कॉइन्स हैं, वो जब उन पे इन्होंने रिसर्च की तो वो किंग कृष्ण राज के मिले, जो कि कालचूरी डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये डायनेस्टी आपकी बेसिकली 550 से 620 सी में इस एरिया में पाई जाती थी। चलिए नेक्स्ट है NASSCOM फाउंडेशन अनाउंस्ड अपॉइंटमेंट ऑफ UB परवीन राव एज इट्स न्यू चेयरपर्सन इफेक्टिव इमीडिएटली। तो ये क्या है, ये UB प्रवीण राव जी 35 साल से देखो IT इंडस्ट्री में ही हैं, और ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी रह चुके हैं इन्फोसिस के। तो अब NASSCOM फाउंडेशन को ये करेंगे रिप्रेजेंट, और इन्होंने रोस्टो रावणन को सक्सीड किया है, जिनकी टेन्योर ख़त्म हो गई थी। देन जनरल फान मांग चियांग अपॉइंटेड एज डिप्यूटी PM एंड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ वियतनाम। तो देखो वियतनाम ज़रूरी है, इसलिए डिफेंस मिनिस्टर आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इंडो पैसिफिक विजन है, ठीक है। वियतनाम उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ ना मिलके जाते हैं कि जैसे साउथ चाइना सी की नेविगेशन, हमारा जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो कहीं ना कहीं चाइना के डोमिनेंस से बचा रहे। चलिए नेक्स्ट है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। ये आपका हर साल अप्रैल 10 को मनाया जाता है, तो आपका ये मनाया जाएगा अभी। एंड डे जो है इट इज़ सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनमैन। तो ये कौन थे, यही हैं फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, ये एक जर्नल फिजिशियन थे। इन्होंने अप्रैल 10 1755 को इनकी जन्म हुआ था, और इसीलिए अप्रैल 10 को हम वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में बनाते हैं। तो ये डे बेसिकली देखो, हर डे का काम क्या होता है, होम्योपैथी के बारे में अवेयरनेस लेकर आना है ना। और थीम क्या है 2026 की, होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। चलिए आपकी लास्ट न्यूज़ है आज की। चाइना सक्सेसफुली लॉन्च दी 21st ग्रुप ऑफ गुओवांग नेशनल नेटवर्क सैटेलाइट्स इनटू लो अर्थ ऑर्बिट फ्रॉम दी ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। तो ना इसमें ना चाइना ढेर सारी सैटेलाइट्स छोड़ेगा, ये पूरा अपना उनको नेशनल नेटवर्क बनाना है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स इस नेटवर्क के अंदर उनकी है। और लॉन्च व्हीकल इन्होंने यूज़ किया है इसके लिए लॉन्ग मार्च 6A। ये एक मीडियम लिफ्ट रॉकेट है, तो मीडियम कैपेसिटी का वो यूज़ करता है। देन लिक्विड फ्यूल कोर है इसका, एंड 4 सॉलिड फ्यूल बूस्टर्स हैं। देन अभी तक क्या है, ये 21st बैच किया, और इसको मिला के पूरा गुओवांग सैटेलाइट्स जो वो भेज रहे हैं ना 168 पार हो चुकी है, ठीक है, थाउजेंड्स जानी है अभी। देखो अभी ये क्या है, गुओवांग का मतलब है नेशनल नेटवर्क। ये चाइना अपना सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क ना पूरा बना रहा है, जिससे उनको फॉरेन डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए, और इवन की फ्यूचर में वो जाके अपना एक पूरा डोमिनेंस वर्ल्ड पर भी इसमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में बना सके। और इसे मैनेज कर रहा है चाइना सैटेलाइट नेटवर्क ग्रुप कंपनी लिमिटेड। चलिए मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। RBI ग्रेड B, SBI PO, IBPS PO तैयारी कर रहे हो, बेस्ट कोर्स है, बिगनर टू बैंकर कोर्स। नाम नहीं सुना है, आज ही साइट पे जाओ देखो, कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। एंड इसमें आपको बेस्ट पार्ट है कि आशुतोष सर आपको गाइडेंस देते हैं, खुद उन्होंने SBI PO क्लियर किया हुआ है। देन 2 वर्जन्स में अवेलेबल है। स्टैंडर्ड वर्जन 4899 का है, सब कुछ इसमें आपको ऑनलाइन मिलेगा। प्रो वर्जन 8499 का है, ऑनलाइन तो मिलेगा सब कुछ, प्लस आपको RBI ग्रेड B की फेज़ 2 की बुक्स होम डिलीवर्ड होती हैं।